अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज, जिसमें हर एक चैप्टर को हम कवर अप करेंगे और हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को सीक्वेंस वाइज कवर अप करेंगे और हर चैप्टर की प्लेलिस्ट बाकायदा तौर पर बनाएंगे। और जैसे ही हमारा चैप्टर एंड होगा, चैप्टर के एंड होते ही उस चैप्टर में से जितने भी पॉसिबल MCQs होंगे या फिर उस चैप्टर का जो टेस्ट होगा वो भी बाकायदा तौर पे अपलोड किया जाएगा। और ये सारे का सारा जो मटेरियल होगा हम ये अपलोड करने वाले हैं हादी 20 एजुकेशन सिस्टम, एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे अपलोड करेंगे। तो जल्दी से आइए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डियर फ्रेंड्स, और आप उस लेक्चर सीरीज़ को एंजॉय कीजिए। आज उस लेक्चर सीरीज़ में से एक पहला लेक्चर है, लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चंद एक चीज़ें क्लियर करवाना चाहूँगा। डियर फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 1, हमारे जो लेक्चर्स होंगे वो सिर्फ वही स्टूडेंट देखें जो अपने पेपर में फुल बाय फुल मार्क्स हासिल करना चाह रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम हर एक टॉपिक को स्टार्ट से लेके एंड तक लेके जाएंगे। मसलन उसको बेसिक लेवल से उठाएंगे और उसको आपकी बुक के लेवल तक मैनेज करेंगे, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम्स में मार्क्स की रिडक्शन बिल्कुल भी ना हो। कम से कम की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि आपके मार्क्स की रिडक्शन बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, डियर फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि आप लोग यहां पे अच्छे मार्क्स लो और मार्क्स लेने के बाद अगर आप मैट्रिक्स में अच्छा मार्क्स लेते हैं, उसके बदौलत आपको क्या मिलेगा, आपको बेटा FSC के अंदर स्कॉलरशिप मिल जाएगा, ठीक है। तो FSC में जो स्कॉलरशिप जैसे कि मुझे मिला था, मैं चाहता हूं कि वो आपको भी मिले, ठीक है। तो दैट्स वाई मैं चाहता हूं कि वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल टाइम पास के लिए हैं या फिर जो बिल्कुल एट द एंड ये लेक्चर्स देख रहे हैं, यानी कि पेपर्स के एग्ज़ाम से 1 या 2 मंथ पहले जो लेक्चर्स देखना स्टार्ट करेंगे, तो उनके लिए सजेशन यही है कि बेटा आप लोग काइंडली ऐसे ही मत देखें, क्योंकि ये लेक्चर्स हम बिल्कुल आपको एक क्रिस्टल कॉन्सेप्ट्स और डेली लाइफ से रिलेट करके प्रोवाइड करेंगे, ताकि ये तमाम लेक्चर्स आपकी नेक्स्ट आने वाली लाइफ में आपको फ़ायदा पहुंचा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और लेक्चर नंबर 1 से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम जो बात कहेंगे उस बात पर 100% पूरा भी उतरेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नेम इज़ गैसियस एक्सचेंज। जैसा कि मेरे रूल्स जो हैं वो सिंपल से हैं, उन रूल्स में से एक पहला रूल्स ये भी था, मैंने कहा था कि जब भी हम बायोलॉजी का कोई भी टॉपिक देखेंगे या पढ़ेंगे या उसको तैयार करना है, ठीक है, तो आपने कैसे तैयार करना है, आपने उसका टाइटल को समझने की कोशिश करनी है। तो यहां पर जरा टाइटल समझिए। टाइटल है गैसियस एक्सचेंज, यानी कि गैसों का तबादला। अब गैसों का तबादले का मतलब क्या है? डियर फ्रेंड्स, जितने भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर गैसों का तबादला हो रहा है। उसके अंदर आप भी इंक्लूड हैं, मैं भी हूं, प्लांट्स भी हैं। इज इट क्लियर? यानी कि बताने का मकसद यह है कि जो गैसों का तबादला होता है, गैसों का तबादला इसलिए होता है बिकॉज हमें ATP चाहिए। पॉइंट नंबर 1, आपको पता है वाई वी एक्सचेंज गैस, हम गैसों का तबादला करते ही क्यों हैं, क्या वजह है? उसकी वजह एक सिंपल सी है डियर स्टूडेंट्स, उसकी वजह यह है कि हमें ATP चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। अब मैं इसको मजीद सिंपल जरा करता हूं। देखें बेटा, मैं आपको वर्क करवा रहा हूं, आप लोग बैठे सुन रहे हैं, ठीक है। आप अपने हाथ मूव कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा हमें अपने हाथ को मूव करने के लिए, बॉडी को मूवमेंट देने के लिए क्या चाहिए? ATP चाहिए। और ATP अगर आपको रिक्वायर्ड है, ATP हासिल करने के लिए हमारी बॉडी में एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसको हम नाम देते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या नाम देते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। अब बेटा ये जो केमिकल रिएक्शन है सेलुलर रेस्पिरेशन, इस केमिकल रिएक्शन के दौरान ATP तो बनती है, लेकिन ATP के साथ साथ एक वेस्ट गैस भी बनती है जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है, दैट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में ये बात रहती है कि हम गैसों का तबादला इसलिए करते हैं, हमें ऑक्सीजन चाहिए। ये गलत कॉन्सेप्ट है। मैं कहूंगा कि हम गैसों का तबादला इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपनी बॉडी से जो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिमूव करना चाह रहे हैं। तो आपने भी याद रखना है कि व्हाट इज द प्राइमरी स्टिमुलस ऑफ द गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन। हमारे अंदर जो गैसों के तबादले का बेसिक मोहरिक है वो क्या है? तो वो है कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखें जरा,
जैसे जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसेंट्रेशन है वो बढ़ती चली जाएगी। अब जैसे जैसे डियर फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारी बॉडी में जरूरत से ज्यादा होगी तो हमारी बॉडी के जो नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। Life is impossible without chemical reaction because life is a combination of chemical reaction. So it means that कि chemical reactions को अगर आपको stable रखना है, continue रखना है, तो आपको अपनी बॉडी में जो बनी वेस्ट गैस है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, उस वेस्ट गैस को रिमूव करना ही पड़ेगा। तो इस वेस्ट गैस को बॉडी से रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ब्रीथ करते हैं, जिसके नतीजे में ऑक्सीजन भी बॉडी के अंदर जा रही है। इसी प्रोसेस को हम नाम दे देंगे गैसियस एक्सचेंज का। होप सो यहां तक क्लियर होगा आपको। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना है, एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, दिस वन इज नोन एज गैसियस एक्सचेंज। अब अगर हम गैसेस एक्सचेंज की बात करते हैं बेटा, तो गैसेस एक्सचेंज दो लेवल पर हो रही हैं। एक तो होती है ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर, एक होती है गैसेस एक्सचेंज सेल लेवल पर। अब अगर तो गैसेस एक्सचेंज ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर होगी, आप उसको नाम दे देंगे ब्रीथिंग का। और अगर जो गैसेस का तबादला है वो एक सेल के लेवल पर हो रहा है तो हम उसको नाम दे देंगे सेलुलर रेस्पायरेशन। क्या नाम देंगे, सेलुलर रेस्पायरेशन का नाम दे देंगे। अब ये काम कैसे करता है, प्रोसेस सिंपल है, देखें। पहले हम ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर बात करते हैं। मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं, बिल्कुल हूं, क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल लेवल हूं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में से जो कि आपने क्लास 9 में पढ़े हैं, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, मैं ब्रीथ कर रहा हूं इस वक्त, मैंने सांस लिया, जो ऑक्सीजन है वो मेरी बॉडी में जा रही है, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर की तरफ मूव कर रही है। जब ऑक्सीजन एक ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाएगी, जब हम हवा को अंदर लेके जाएंगे ताकि हम वहां से ऑक्सीजन हासिल कर सकें और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सकें, उसको क्या नाम दे देंगे, ब्रीथिंग का। अब जरा मैकेनिज्म को समझिएगा बेटा। मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होता है कि हमने सांस लिया तो सबसे पहले जो एयर होगी वो हवा के रास्ते यानी कि आपके नाक से होते हुए कहां पे जाएगी, सबको पता है, फेफड़ों में जाएगी, लंग्स में चली जाएगी। तो जो गैस होगी वो एयर होगी, वो कहां पर जाएगी, लंग्स में जाएगी। बेटा लंग्स में जाने के बाद जो हवा होगी, जो ऑक्सीजन होगी, वो सीधा ब्लड में चली जाएगी, और जो ब्लड होता है वो हमारी बॉडी के हर सेल तक जाएगा, ठीक है। सपोज दैट ऑक्सीजन हवा से गई लंग्स में, लंग्स से चलेगी ब्लड में। अब ब्लड को पंप किसने किया, हार्ट ने। हार्ट जैसे ही ब्लड को पंप करेगा तो वो ब्लड क्या मेरी आंख वाले सेल तक जाएगा, वो मेरी बॉडी के हर सेल तक पहुंचेगा, इवन के मेरे आई सेल तक भी। तो इसी तरह से जो ब्लड है बेटा वो कहां पर जा रहा है, वो ब्लड यहां पे मूव कर रहा है। सपोज दैट दिस वन इज माई आई सेल, ये मेरी आंख वाला सेल्स है, या मैं इसको लेंस सेल लिख लेता हूं, ठीक है। अब ब्लड जो है वो लेंस सेल तक भी पहुंचा, लेकिन इस ब्लड के अंदर क्या चीज है डियर फ्रेंड्स, इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, जो कि कहां से आई है, जो कि जब हमने ब्रीथिंग की, जब हमने सांस लिया, तब वो हमारी बॉडी में आ गई। अब यहां पर बताने का मकसद ये है कि जो गैसों का तबादला है, अगर तो वो ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे है आप उसको ब्रीथिंग कहिएगा, और अगर बेटा जो गैसों का तबादला है वो ब्रीथिंग के बाद एक सेल के लेवल पर, देखें अब सेल के लेवल पर गैसों का तबादला होगा, हम इसको क्या नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज सेलुलर रेस्पायरेशन। दोनों में फर्क देखिए क्या होगा। ब्रीथिंग के प्रोसेस में एक जानदार अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा और ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेके जाएगा, लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन में एक सेल, उसी जानदार का कोई भी सेल अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेगा और ऑक्सीजन अंदर की जानिब लेके जाएगा। अब अंदर की जानिब लेके क्यों जा रहा है, क्योंकि बेटा अंदर की जानिब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। असल में वो अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकालना चाह रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अंदर जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड सेल में कहां से आ रहा है ना क्वेश्चन, वेयर से कार्बन डाइऑक्साइड इज कमिंग फ्रॉम, कहां से आ रही है। इसका सिंपल सा आंसर है बेटा, आप सब खाना खाते हैं, हम सब फूड लेते हैं ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके। अब हम सब ने खाना खाया, मैं यहां पर लिखता हूं फूड। बेटा ये जो फूड है ये कहां पर जाएगी, हमारे स्टमक में जा रही है, और स्टमक में जाने के बाद जो खुराक होगी वो भी ग्लूकोज की फॉर्म के अंदर।
जब हम खाना खाते हैं तो खाना टूटता है, टूटने के बाद वो एक शोरबे की शक्ल में आएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ वो कहाँ पे चला जाएगा, ब्लड में चला जाता है, ग्लूकोज की फॉर्म के अंदर। अब बेटा ये जो ग्लूकोज है ये ब्लड तक आ गया, ब्लड में आ गया। अब ये जो ब्लड है जब लेंस सेल तक आया तो उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी है और उस ब्लड के अंदर सेकंड जो चीज है वो क्या है, ग्लूकोज भी है। अब ये ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज बेटा सेल के अंदर जाएगा, ग्लूकोज सेल के अंदर गया, यानी कि ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। अब ग्लूकोज टूटेगा, क्योंकि क्या चाहिए, हर सेल को अगर जिंदा रहना है तो उसे एटीपी चाहिए ही चाहिए। और जब बेटा इस सेल में ग्लूकोज टूटेगा ऑक्सीजन की मौजूदगी में, इस तरह से जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये ग्लूकोज टूटेगा, इसके टूटने से बेटा क्या होगा, इसके टूटने से यहां पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, इसके टूटने से वाटर भी बनेगा, देखें वाटर बना, इसके टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड बनी और इसके टूटने से एक और चीज बनी, दैट इज द एटीपी। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है देखें वो बन रही है ना, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की सेल को जरूरत नहीं है, एटीपी इस्तेमाल कर लेगा। वाटर जो होगा वो भी सेल के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा मुख्तलिफ मेटाबॉलिज्म्स के लिए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर अजाफी बनती जाएगी, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन जब सेल में ज्यादा हो जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से निकालना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि अगर मेटाबॉलिज्म्स को मेंटेन रखना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड डियर स्टूडेंट्स इसी काम के लिए सेल से बाहर निकाल के ब्लड में डाली जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी उसी वक्त जो ऑक्सीजन होगी वो सेल के अंदर आ जाएगी। इज इट क्लियर? तो बेटा जब इस तरह से गैसों का तबादला होगा, इसको आप क्या नाम दे देंगे, आप कहेंगे कि दिस वन इज नोन एज सेलुलर रेस्पायरेशन, के सेल के लेवल पर जब गैसों का तबादला होगा उसको आप क्या नाम दे देंगे, सेलुलर रेस्पायरेशन का नाम दे देंगे। और आपने ये चीज याद रखनी है कि सेलुलर रेस्पायरेशन में क्या हो रहा है, कि सेलुलर रेस्पायरेशन में गैसों का तबादला हो रहा है, लेकिन किस वजह से हो रहा है, क्योंकि ग्लूकोज टूट रहा है। ग्लूकोज टूट रहा है तो ही कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, इसी वजह से वो बाहर जा रही है और ऑक्सीजन अंदर आ रही है, और इसी वजह से हमने उसको नाम दे दिया रेस्पायरेशन का। इज इट क्लियर? तो सेलुलर रेस्पायरेशन को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं, अब हम इसकी जरा डेफिनेशन लिखते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे डिफाइन किया जाए। तो हम कहेंगे डियर स्टूडेंट, सेलुलर रेस्पायरेशन इज अ स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, या CH कंपाउंड भी लिख लें। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको पहले मतलब समझाता हूं। यानी कि अगर हम बुक पे ना सम टाइम लिखा है कि स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन ऑफ CH कंपाउंड, अब इसका मतलब क्या है बेटा, इसका बहुत सिंपल सा मतलब है। अगर मैं ग्लूकोज का फार्मूला जरा ओपन करके लिख लूं, 2 3 कार्बन, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6, हर कार्बन के साइड पर हाइड्रोजन आएगा इस तरह से, लेकिन कार्बन नंबर 3 पर हाइड्रोजन के बजाय हाइड्रोक्सिल आ जाएगा, बाकी सभी कार्बन पे यही रहेगा। यानी कि हर कार्बन पे एक साइड पर हाइड्रोजन होगा तो दूसरी साइड पर हाइड्रोक्सिल होगा, और हर कार्बन के 4 बॉन्ड बनेंगे। लेकिन कार्बन नंबर चूंकि 3 पर इधर वाली साइड पर हाइड्रोक्सिल है तो हाइड्रोजन इधर वाली साइड पर आ जाएगा। तो ये प्रोसेस बेटा इस तरह से भी होता रहेगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल वाला। अब देखें, अब ग्लूकोज का मैंने जब ओपन करके लिखा है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को, तो बेटा आपको यहां पर बाकायदा तौर पर नजर आ रहा होगा कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर आपको काफी सारे जो CH बॉन्ड हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अब डेफिनेशन के अंदर भी हमने यही लिखना है कि सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूटता है और एनर्जी निकलती है। लेकिन आपको पता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज के किस बॉन्ड से एनर्जी निकलती है? बेटा वो बॉन्ड CH बॉन्ड ही है। जब ग्लूकोज में ये मौजूद CH बॉन्ड टूटेंगे, इन CH बॉन्ड के टूटने से एनर्जी प्रोड्यूस होगी इन द फॉर्म ऑफ द ATP। तो इसका मतलब है कि मैं लिखूंगा सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन ऑफ CH, स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन ऑफ CH कंपाउंड, या फिर मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा ग्लूकोज एंड, और फिर क्या हुआ, एंड ऑक्सीजन मूव्स इनसाइड सेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट। उसको क्या नाम दे देंगे? उसको बेटा मैंने कहा था कि हम नाम दे देंगे सेलुलर रेस्पायरेशन का। दैट्स इट। होप सो सेलुलर रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको। अब सेलुलर रेस्पिरेशन की अगर बात करें ना, 2 तरह की होती है। एक होती है बेटा एरोबिक, दूसरी होती है एनएरोबिक।
एरोबिक रेस्पिरेशन। आपकी बुक में एरोबिक दी गई है, लेकिन चूंकि एरोबिक दी गई है तो आपको एनएरोबिक के बारे में खुद ही पता होना चाहिए, क्योंकि वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट चीज है। ठीक है, तो चलिए जरा एरोबिक और एनएरोबिक की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जरा मैं थोड़ा सा डिफरेंस भी बताऊंगा सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के अंदर क्या फर्क होता है, फिर एमसीक्यूज की तरफ आ जाएंगे, यानी कि इस टॉपिक से कितने एमसीक्यूज बन सकते हैं, पॉसिबल एमसीक्यूज। तो पहले हम देख लेते हैं बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। एरोबिक रेस्पिरेशन, फिर मैं बात करूंगा एन एरोबिक रेस्पिरेशन। बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सी होती है? देखें, ऐसी रेस्पिरेशन, देखिए रेस्पिरेशन लफ्ज आ गया, इसका मतलब गैसों का तबादला तो होना ही है। अब गैसों का तबादला होना है तो क्यों होना है? क्योंकि ग्लूकोज टूटना है। अब ग्लूकोज जब टूटेगा ऑक्सीजन की मौजूदगी में, उस रेस्पिरेशन को क्या नाम दे देंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि हम यहां पर बेटा सिंपल सा आपने लिख देना है कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको क्या नाम दे देंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। सॉरी, एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइप्स ही हैं ये। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन है। और यहां पर क्या होगा कि बेटा यहां पर जो ब्रेकडाउन होगी वो एब्सेंस में हो जाएगी, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब दूसरी बात बेटा, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ये एक एफिशिएंट प्रोसेस होता है, एफिशिएंट प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। लेकिन ये जो होगा नॉट एफिशिएंट। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें बेटा तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से कितने एटीपी बनते हैं? 36 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, सिर्फ एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से सिर्फ 2 एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो इसी वजह से मैंने कहा कि ये बहुत एफिशिएंट है, क्योंकि यहां पर जो देखें जरा, यहां पर एटीपी 36 है, यहां पर एटीपी सिर्फ बन ही 2 रहे हैं, तो एफिशिएंट कौन सा हुआ? 36 वाला एफिशिएंट हो गया। अब बेटा इधर वाली साइड पर आए जरा, डायग्राम में गौर से देखिए। यहां पर बेटा जब ग्लूकोज टूट रहा है तो किसकी मौजूदगी में टूट रहा है? ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूट रहा है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूट रहा है तो एंड प्रोडक्ट मुझे बताइए क्या है? पहला एक एंड प्रोडक्ट है वो है वाटर, और दूसरा एंड प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट होंगे वो आपके पास बनेगा वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट बनेंगे वो आपके पास या तो बनेगा लैक्टिक एसिड, और या आपके पास बन जाएगा एथानॉल। ठीक है, यहां पर एथानॉल बन जाएगा या फिर लैक्टिक एसिड बन जाएगा। सो दैट्स इट बेटा, ये एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन आ गया, और वहां पर आ गया आपके पास सेलुलर रेस्पिरेशन। अब बेटा ये तो आपको पता चल गया, ब्रीथिंग का मतलब है कि हवा को अंदर लेके जाना ताकि हम ऑक्सीजन हासिल करें, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल सकें। सेलुलर रेस्पिरेशन पता चल गया, उसका मोटिव पता चल गया, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, खुराक कैसे टूट रहा है, इसका काम क्या है, क्यों टूट रहा है, वो सब हमने देख लिया। लेकिन अब एक चीज रह गई है, क्या सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि जो रेस्पिरेशन है और ब्रीथिंग है, क्या वो सेम है? क्योंकि हमने उसको गैसेस एक्सचेंज में ही कहा है। हमने कहा कि गैसेस एक्सचेंज 2 लेवल पे होगी, अगर सेल के लेवल पे हुई तो सेलुलर रेस्पिरेशन, अगर एक जानदार के लेवल पर हुई तो ब्रीथिंग। क्या ये दोनों सेम है? तो इसका एक सिंपल सा आंसर है बेटा, ये दोनों सेम कभी भी नहीं हो सकते। उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है माय डियर फ्रेंड्स, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिर्फ गैसों का तबादला हो रहा है। लेकिन सॉरी, ब्रीथिंग की बात अगर करें, अगर हम ब्रीथिंग की बात करें तो ब्रीथिंग जो है
ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रोसेस है, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिर्फ गैसों का तबादला होगा। जैसा कि हम सांस लेंगे तो फिजिकल प्रोसेस है, सिर्फ गैसों का तबादला होगा। लेकिन अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो बेटा ये आपके पास फिजिकल यानी कि मैकेनिकल के साथ साथ ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस भी है। बायोकेमिकल प्रोसेस का मतलब क्या है कि यहां पर केमिकल रिएक्शन होंगे तो ही गैसों का तबादला होगा। इसका एक सादा एविडेंस आपके सामने है। यहां पर ग्लूकोज टूटेगी तो ही गैसों का तबादला होगा सेल से। इसका मतलब है कि सेलुलर रेस्पिरेशन एक फिजिकल प्रोसेस होने के साथ साथ, एक मैकेनिकल प्रोसेस होने के साथ साथ कौन सा प्रोसेस है, इट इज आल्सो अ बायोकेमिकल प्रोसेस, यानी कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन भी होंगे। लेकिन ब्रीथिंग में प्रोसेस में किसी भी किस्म का कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको जो लेक्चर नंबर फर्स्ट है वो एंड हो गया। अगर आपका इस लेक्चर से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पे पूछ सकते हैं। स्टे कनेक्टेड डियर फ्रेंड्स एंड अल्लाह हाफिज।